नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएलसी स्टडी में। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार। भौतिक प्रदेश के पश्चिमी रेगिस्तान की आज मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूँ। कल हमने पश्चिमी रेगिस्तान के बारे में पढ़ लिया था। पश्चिमी रेगिस्तान है क्या, उसमें कितने जिले आते हैं, उसके बाद मैंने आपको बालुका स्तूप युक्त और मुक्त क्षेत्र भी बता दिया था। अब उनको अपने दो भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो जो अपना टॉपिक है वो है पश्चिमी रेगिस्तान। प्रदेश अपना चल ही रहा था और अपने इसको दो भागों में बांट कर पढ़ने वाले हैं। पहला भाग एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। तो पहले हम बात करेंगे शुष्क प्रदेश की। इसकी बात करेंगे शुष्क प्रदेश की। चलिए ले लेते हैं अपने राजस्थान का वही मैप, और ये लिया अपने मैप, कर देते हैं इसको छोटा, ये किया एडजस्ट। देखिए मैंने आपको कल ही बता दिया था, ये अपना इस तरह है। इसमें यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको शुष्क बताया था। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, थोड़ा सा इलाका यहां से नागौर का, यानी पश्चिमी नागौर कह सकते हैं, चूरू का, और दक्षिण इलाका गंगानगर का। दक्षिणी गंगानगर, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट अपने शुष्क प्रदेश के अंदर लगते हैं। सेकंड बात, ये 10 सेमी या अपने जीरो से भी मान सकते हैं, और 10 से वर्षा रेखा से 25 सेमी वर्षा रेखा के बीच में है। इसके अंदर गंगानगर, नागौर, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूंगा, एक आपको मैंने यहाँ पे बताया था वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन है कि हवा के अंदर जो नमी होती है उसका भाप बनकर उड़ना कितनी तेजी से हो रहा है। वो यूएनईपी की ये है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्यक्रम, यूनियन नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने बताया भी जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर वो 80 से इस एरिया के अंदर 94% जो नमी होती है वो भाप के द्वारा उड़ जाती है। यानी अगर यहाँ पर 100 सेमी वर्षा होती है तो मिट्टी में सिर्फ 5% ही, मतलब 5 से 15% ही 5 से क्या हो गया इसका, 5 से 15% ही इसमें क्या होती है वो बसती है, और संपूर्ण जो होती है वो उड़ जाती है। अब इसके साथ में मैं ये जिले तो मैंने बता दिए। अब आप न्यू डिस्ट्रिक्ट का वो मैंने आपको नए जिले बता चुका हूँ। अब आपको खुद को डिसाइड करना होगा भी नए जिले, जैसे गंगानगर के अंदर मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। गंगानगर पर यहाँ पर एक अपना नया जिला क्या आ जाएगा, अनूपगढ़। यहाँ पर बालोतरा, और यहाँ पर फलोदी। जो रेड पेन से किए नए जिले और ये पुराने वाले जिले हैं। ठीक है, इसको इसी कारण, इस क्षेत्र को इसी कारण दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट संबोधन किया, यानी थार, थार मरुस्थल कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जो रेगिस्तान जो शुष्क इलाका है, ये दो अपने भारत और पाकिस्तान के अंदर दो जगह है। भारत के अंदर थार का मरुस्थल है, ये तो भारत के अंदर कहते हैं अपने इनको। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर इसको चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है चेलिस्तान के अंदर। ठीक है, इसको किस भाग में जाना जाता है, इसको चेलिस्तान के अंदर जाना। ये स्लाइड आपको पूर्णतः समझ में आ गई होगी। चलता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अब अपने बात करें भी इसकी स्थिति क्या है, यानी जो मरुस्थल है वो किस स्थिति में है। जो राजस्थान का जो मरुस्थल है ये उपोष्ण उच्च दाब में है, उपोष्ण उच्च दाब अवस्थिति के अंदर है। ठीक है, ये बात मैं जलवायु के अंदर बताऊंगा आपको भी, उपोष्ण उच्च दाब किस तरह से है। ठीक है, जो लगभग टोटल जो ये मरुभूमि है, यानी जो मरुस्थल है, उसको अगर अपने डिवाइड करें भारत, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया के अंदर 80% है और पाकिस्तान के अंदर
लगभग कितना 20%। ठीक है, और ये किन किन भारत के वो किन किन राज्यों के अंदर है, मैं बात करूंगा इंडिया के, भारत के किन किन राज्यों के अंदर। सबसे पहले तो अपना राजस्थान, गुजरात, उसके बाद में पंजाब और हरियाणा। भारत के 4 राज्यों के अंदर ये मरुस्थल फैला हुआ है। सबसे कम और राजस्थान के अंदर मैक्सिमम। जो इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो 1,25,000 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग बात करेंगे तो अपने 80% है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा जो अपना राजस्थान है वो किस अक्षांश और किस देशांतर के अंदर है। वही अपने राजस्थान का एक लेते हैं मैप, और ये लिया ये है मैप, तो यहां पर इसको ले लेते हैं कि ये बात की थी अपने 69 डिग्री 30 मिनट, और ये है यहां तक, यहां तक ये है 70 डिग्री 45 मिनट तक। यानी जो रेगिस्तान का जो बस शुष्क भाग है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 70 डिग्री 45 मिनट के बीच में है, यानी लगभग 1 डिग्री 15 मिनट के अंदर इसको क्या है, ये विस्तारित है इसका। और अपने बात करेंगे देशांतर, तो देशांतर ये यहां से स्टार्ट होता है, ये इसका 25 डिग्री है यहां पर, और ये ऊपर यहां तक जाता है, और ये इसका है 30 डिग्री। तो ये जो टोटल है ये किसमें विस्तारित है, 5 डिग्री के अंदर। किसमें विस्तारित है, अक्षांश और देशांतर के अंदर। अगर अपने आप बात करें इसको, तो ये कितने किसमें विस्तारित है, 5 डिग्री। मैं यहां पर लिख देता हूं अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, 5 डिग्री। अक्षांशीय मैं ये विस्तार की बात करूंगा यहाँ पर, और देशांतरीय 1 डिग्री 15 मिनट। अक्षांश और देशांतर का जो चैप्टर है वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। ठीक है, अब ये जो शुष्क प्रदेश है, जो शुष्क राजस्थान के बारे में अपने बात करें, इसका प्रसार किस तरह से, यानी शुष्क प्रदेश से इसका अब बात करेंगे, शुष्क प्रदेश के विस्तार यानी किस दिशा से किस तरफ है। ठीक है, ये उत्तर पूर्व की तरफ क्या हो रहा है, ये विस्तारित हो रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व की तरफ ये क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। बता दीजिए मुझे, ये उत्तर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी ये इस तरफ इसकी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें काम क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा काम कर रहा है इसमें बरखान बालुका स्तूप। बालुका स्तूप के बारे में भी मैं बात करूंगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे और बात करेंगे अपने, यानी किस तरह से इनको पढ़ेंगे। अब मैं बात करूंगा अपने किस भागों में, एक बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र में पढ़ेंगे और एक बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर पढ़ेंगे। तो इनको 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक बालुका स्तूप मुक्त, और दूसरा क्या करेंगे, बालुका स्तूप युक्त। जो बालुका स्तूप जो मुक्त होंगे, इनमें अपने क्या क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे लाठी सीरीज की, इसकी बात करेंगे लाठी सीरीज की, और लाठी सीरीज में क्या क्या है। ठीक है, और बात करेंगे अपने हमादा की, फिर अपने बात करने वाले पलाया झीलों की, बालासन झीलों की, और रे या जो उसको कलर या उसर जो भूमि कहते हैं अपने, उसकी बात करेंगे। बालका स्तूप मुक्त है, और जो मैंने बताया था कितना 41.50% भूभाग पर है। जो युक्त है इसमें अपने बात करेंगे इर्ग की, जिसमें यानी रेतीला है, रेग की, रण की, और बालुका स्तूप की। बालुका स्तूप की बात करेंगे अपने। बालुका स्तूप में मैं बात करूंगा बरखान, पेराबोलिक, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पेराबोलिक हो गया, अनुप्रस्थ हो गया। ठीक है, इस तरह के अपने बालुका स्तूपों के बारे में अपने बात करेंगे। और जो ये आपको मैंने बताया था 58.50% भूभाग पर विस्तृत है। तो चलिए अपने बात करेंगे सबसे पहले बालुका स्तूप युक्त की। पहले किसकी बात करेंगे, अपने बालुका स्तूप युक्त की। और अपना पहला बात होगी अपना इर्ग। क्या होगा अपना इर्ग। इर्ग को इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इर्ग। ठीक है, जो एक इर्ग है वो ये बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है। इसमें सभी मतलब जो दशाएं हैं, जो सभी दशाएं, इसमें क्या क्या दशाएं देख सकते हैं अपने, रेतीला दे पर ये मतलब रेतीला क्षेत्र है इसमें। इसमें बालुका बालुका स्तूप हो गए, कंटीली झाड़ियां हो गई। ठीक है,
सभी इसमें सभी प्रकार के इसमें क्या होंगे, होंगे, ठीक है, यानी रेतीला होगा, यानी रेतीला। सेकंड अपने बात करने वाले हैं रेग। किसकी बात करेंगे, रेग की बात करेंगे। रेग के अंदर ये इसको कहते हैं अपने मिश्रित मरुस्थल, इसको क्या कहते हैं, मिश्रित, यानी इनमें दोनों चीजें होंगी, इनमें दोनों का मतलब मिश्रित, बालुका भी होगी, बालू भी होगी और कंकड़ पत्थर भी होंगे, बालू भी होगी और कंकड़ पत्थर भी होंगे। और ये कहां पर मिलेंगे अपने, ये मिलेंगे अपने जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, सर्वाधिक देखने को अपने को मिलते हैं। और फिर 3 नंबर बात करता हूं मैं हमादा की। किसकी बात करता हूं, हमादा की। हमादा है वो है पथरीला मरुस्थल, यानी एक शॉर्ट रूप में उसको क्या कहेंगे, पथरीला, पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल इसका बनने का कारण ये था कि जो चट्टानी पत्थर थे, जो चट्टानी युक्त जो कंकड़ पत्थर से युक्त जो चट्टान थी, उनको वो एक पवनों के अपर्दन के कारण क्या हुआ, इनका विकास हुआ, यानी ये एक बंजर भूमि के आसपास दिखता है, यानी जहां पर नीचे जो पथरीली चट्टानें थी उन पे हवा का बार बार अपर्दन होने के कारण, पवनों के द्वारा जो अपर्दन किया गया, तो मिट्टी उड़ जाने के साथ ही इनको क्या हुआ, हमादा निकला है। और हमादा जो है वो है पोखरण, फलोदी और बालोतरा। इसमें बालोतरा और फलोदी क्या है, दोनों नए डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, तो दोनों सेम सेम सी बात है, ठीक है। भी अगर रेक के बारे में करें तो जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, और हमादा, पोखरण, फलोदी और बालोतरा है। और इर्ग लगभग पूरा पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर ये है, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात करने वाले थे, अब बात करेंगे अपने, कहाँ किस किस की बात कर ली, इर्ग की, रेग की बात कर ली, हमादा की बात कर ली। अब बात करेंगे अपने रण की, और फिर उसके बाद में बालुका स्तूप को हम आखिर में लेंगे, उसके बाद में मैं बात करूंगा रण, रण की बात करूंगा। दोस्तों रण क्या होती है, ये रण एक अस्थायी दलदल है, इसका मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जैसे इस तरह से 2 टिल्ले हैं, ये 2 टिल्ले, ठीक है। और यहाँ पर मतलब पानी, बरसात के कारण पानी आने पर, ठीक है, यहाँ पर, तो जो ये यहाँ पर पानी और मिट्टी का जो अस्थायी जो क्या बनता है, दलदल, अस्थायी जो दलदल बनता है, उसे अपने क्या कहेंगे, रण कहेंगे, ठीक है। और एक नीचे यहाँ पर जो ये नीचे की इसकी जगह होगी, जो जमाव होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको बात करेंगे अपनी तल्ली, क्या बात करेंगे, इसको कहेंगे तल्ली, तल्ली क्षेत्र बोलेंगे इनको, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में ये शामिल है, ठीक है, नहीं जहां पर बालू का स्तूप होंगे वहीं पर ये बनेगा। और जो ये वर्षा का जो जल है, मतलब जैसे वर्षा का जल आता है तो एकत्रित होता है, जैसे बरसात होगी वर्षा का जल एकत्रित होगा, तभी अस्थायी रूप का ये, मतलब क्या है, अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है, क्या है, ये अस्थायी क्षेत्र है, अस्थायी एक प्रकार से झील या जो भी अपने इसको कह सकते हैं। और जो इसको है स्थानीय भाषा के अंदर, इसमें स्थानीय भाषा यानी आसपास के लोगों की जो भाषा है, उस भाषा में इसको कहते हैं ढांड, ढांड, क्या कहेंगे, ढांड कहेंगे, यानी उसको ढांड के नाम से पुकारते हैं। और मैं बात करूंगा भारत का सबसे बड़ा रन, भारत का सबसे बड़ा रन, तो आपने उसका नाम सुना ही होगा, कसका रन, जो गुजरात के अंदर है। और अगर मैं राजस्थान का बात करूंगा तो थोब, कहां पर है, बाड़मेर में, कहां पर है, बाड़मेर के अंदर। और इसके अलावा मैं और भी जो अपने रन है, अन्य रन है, जैसे जैसलमेर के अंदर बात करूं मैं, सर्वाधिक जो रन है वो जैसलमेर के अंदर ही दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे पोखरण, ब्रह्मसर, भाकरी और कनौज, भाकरी और कनौज, ठीक है। और मैं बात करता हूं जोधपुर के अंदर, इनमें से क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, तो आप इसे प्लीज आराम से देखें। बाप फलोदी, ठीक है, बाप यानी फलोदी के अंदर, अब फलोदी के अंदर आता है, और पहले किसमें था, जोधपुर के अंदर। ये बात को, आप बात को समझ में आ गई। बालुका स्तूप है वो अपने लास्ट में करने वाले हैं अपने। अब बात करते हैं अपने जो बालुका स्तूप जो युक्त क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें मैं बात करूंगा मुख्य क्षेत्र हैं। जैसे अपने बात करूंगा पहले मैं लाठी सीरीज, 1 नंबर बात करूंगा मैं लाठी सीरीज, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज के अंदर जो लाठी सीरीज है ये जैसलमेर के अंदर, लाठी सीरीज कहां पर है, जैसलमेर। जैसे यहाँ पर अपने बात करते हैं, ये लिया राजस्थान का नक्शा, और यहाँ पर जो जैसलमेर और जो बाड़मेर है यहाँ पर, ठीक है, एक ये 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है,
यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, ये कितनी किलोमीटर है, 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है। और जो ये है अपने पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है, पोखरण से मोहनगढ़ एक भूगर्भिक जलपट्टी है, भूगर्भिक भूगर्भिक जलपट्टी है, जलपट्टी है। यहाँ पर जो घासें होती है, अच्छा मैं ये भूगर्भिक यानी एक पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर पानी आया कहाँ से, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे सरस्वती नदी यहीं से होकर बहती थी। यहाँ पर और भी व्हेल मछली के भी प्रमाण मिले, यहाँ पर एक शाकाहारी डायनासोर के भी प्रमाण मिले। इसलिए तो यहाँ पर आकलूड फोसिस पार्क जो बनाया गया है, जिसमें अपने पुराने जीवाश्मों का रिसर्च होती है। यहाँ पर जो घास पाई जाती है जैसे सेवण, धामण, ठीक आदि। और सेवण को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लिलोण। सेवण का दूसरा नाम क्या है, लिलोण, यानी लिलोण लिलोण भी इसको नाम से जाना जाता है, यानी एक भूगर्भिक जलपट्टी है। ठीक है, और इसके नीचे एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर जो पानी होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, और जो सेवन घास वगैरह यहाँ पर उगती है। ठीक है, इसके आसपास और भी ऐसी जगह जिससे मैं बात करूं, चांदन नलकूप। एक नंबर में बात करूंगा चांदन नलकूप की, चांदन नलकूप की। चांदन नलकूप है अपना वो जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर। और जैसलमेर में इसको कहते हैं थार का घड़ा, थार का घड़ा। ठीक है, और सेकंड अपने बात करेंगे बटाड़ू। बटाड़ू, बटाड़ू है स्थित है बाड़मेर के अंदर, और इसे कहते हैं राजस्थान का जल महल, राजस्थान का जल महल। इन चंदन नल को इसी थार का घड़ा कहते हैं, और जो बटाड़ू बाड़मेर इसी राजस्थान का जल महल कहते हैं। और तीसरी यहाँ पर कुई या बेरी, कुई या बेरी। कुई या बेरी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। कुआ का एक छोटा रूप है, जैसे अपने एक मैं चित्र बना के दिखा देता हूँ। जैसे कुआ, कुआ बड़ा होता है, कुई ये इस तरह से छोटी होती है, जिसमें मुश्किल से एक बाल्टी चली जाए अंदर तक, और एक बाल्टी से अपने क्या कहते हैं, इसको पानी लेते हैं। ठीक है, और ये कम से कम इसकी जो लंबाई 10 से 12 मीटर ये गहरी होती है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं नेट ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गूगल से इसको कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है थोड़ी। चलो मैं आपको बता ही दिया मैंने, जो ये कुई है इस तरह से एक बिल्कुल एक पतली सी बाल्टी इसके अंदर जाती है, और यहाँ पर ये जैसलमेर के अंदर लगभग देखी जाती है, तनोट माता मंदिर के आसपास ही इसको देखा जाता है। और इसका जो उपयोग है, लगभग यूज है वो बीएसएफ द्वारा ज्यादा किया जाता है, इसका बीएसएफ के द्वारा इसका ज्यादा किया जाता है। ठीक है, कुएं के समान यहाँ करती है इसकी, और 10 से 12 मीटर क्या होती है ये, 10 से 12 मीटर ये गहरी होती है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूंगा पलाया की। सेकंड बात किसमें करेंगे अपने, पलाया। सेकंड बात करूंगा मैं पलाया, मैं पलाया बात करूंगा। ये बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंदर होती है। ठीक है, इन्हें पलाया बनने का कारण क्या है, तो ये एक अभिकेंद्रीय बल के द्वारा बनती है। जैसे इसका बनने का आकार में इस तरह से होती है। ठीक है, चारों तरफ इसके मतलब पर्वत या पहाड़ या जो भी आकृतियां होती है इसकी इस तरह से। ठीक है, और इसमें नदियां आकर भी गिरती है इस तरह से, ऐसे नदियां आकर चारों मेर से आकर गिरती है यहाँ पर पानी। इसके चारों मेर से यहाँ से अपकेंद्रीय बल लगता है इसको। ठीक है, इसके बनने का कारण क्या, अपकेंद्रीय बल बन, ये अपकेंद्रीय बल लगता है इसका। ठीक है, और ये जैसे तैतीस सागर का जहां पर भी अवशेष है, वहां पर इसको लगभग पलाया कहां पर मिलती है, लगभग 33 सागर के अवशेषों पर, लगभग 33 सागर के अवशेषों पर, सागर के अवशेषों पर। और लगभग ये क्या होती है, लवणीय होती है। जो लवणीय जो झीलें होती हैं उनको अपने क्या नाम देते हैं, सेलवास। क्या कहते हैं, सेलवास। ये आपको समझ में आ गया। और जो ये सर्वाधिक पलाया है, मैक्सिमम सर्वाधिक कहां पर है, जैसलमेर के अंदर, सर्वाधिक कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। अब अपने बात करेंगे आगे की बात दोस्तों अपनी बात करेंगे कल। आज के लिए क्लास इतनी। क्लास आज आपकी क्लास मैं छोटी छोटी क्लासें बना रहा हूं ताकि आप इनको आराम से देख सकें। बड़ी क्लासें कल से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें एक टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।